हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार सोम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये संधारित्र का है। संधारित्र जो है एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। हर साल संधारित्र से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं और इसमें कुछ चीज़ें ऐसे भी आपको आगे मैं बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा आपको हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर उसके आगे की चीज़ें हों, हर जगह वो आपको काम आएगी। संधारित्र की बहुत सारी यूजेस भी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आसानी से देखिए और वीडियो को समझिए, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? संधारित्र। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संधारित्र होता क्या है नॉर्मल। इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो संधारित्र जो है एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार को यानी साइज को बिना चेंज किए हुए या बिना परिवर्तित किए हुए इसकी धारिता यानी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये डिवाइस हमारा या ऐसा समायोजन क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है, ठीक है। यानी संधारित्र एक ऐसा समायोजन या युक्ति है जिसके आकार को बिना परिवर्तित किए हुए इसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं, संधारित्र कहलाता है। या दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि संधारित्र जो है ऐसे दो चालकों का युग्म है। संधारित्र मान लेते हैं ये दो चालक हैं, ऐसे दो चालकों का युक्त है जिन पर बराबर व विपरीत आवेश उपस्थित होते हैं, ठीक है। संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म है जिस पर दो बराबर व विपरीत आवेश होते हैं, संधारित्र कहलाता है, ठीक है। और ये प्लेट हमारे क्या कहलाते हैं? संधारित्र की प्लेटें हैं, ठीक है, जिन पर ये चार्ज होता है। तो दोनों डेफिनेशन में से जो आपको इजी लगे वो आप राइट कर सकते हैं। संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म है जिन पर बराबर व जिन पर क्या, इस पर जितने कूलाम का प्लस आवेश है उतने ही कूलाम का इस पर माइनस आवेश है। तो इस प्रकार से जो हमारा युग्म है ये क्या कहलाएगा? संधारित्र कहलाएगा, ठीक है। और संधारित्र की धारिता की बात करें तो संधारित्र की धारिता जो है C बराबर होती है Q/B, यानी प्लेटों पर उपस्थित आवेश और इनके प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उनके अनुपात को हम क्या कहते हैं? इस प्लेट की धारिता कहते हैं। ये संधारित्र है, ये इसकी धारिता हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं इस पर टोटल उपस्थित आवेश कितना है? Q कूलाम का आवेश उपस्थित है और इनके प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है? B है। तब इस संधारित्र की धारिता C कितनी हो जाएगी? Q/B, ठीक है। इसका मात्रक, Q का मात्रक होता है कूलाम, इसका वोल्ट, इसी को हम बोलते हैं फैरेड, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? फैरेड। और बीमा और सारी चीज़ें जो है इसके जस्ट पहले वाली वीडियो यानी लेक्चर नंबर 5 में सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको बताई थी। जिसको भी इसकी बीमा नहीं पता है वो वीडियो नंबर 5 दोबारा देख लें, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिराइव की हुई है, कैसे जो है उसकी बीमा निकल कर आई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहीं पर तुरंत बात कर लेते हैं कि संधारित्र को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं या संधारित्र पर किस किस का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से संधारित्र की धारिता पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, घटती है या बढ़ती है। पहला पॉइंट जो है इसमें प्लेटों के क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल जितना होगा, जैसे ये संधारित्र है, इस प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा इस पर आवेश हम उतना ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उस पर आवेश उतना ही ज़्यादा आएगा। और धारिता की परिभाषा से अगर हम देखें तो C बराबर होता है Q/B, ठीक है, Q/B। तो यानी Q का मान ज़्यादा होगा तो C की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करती है। तो अगर प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो धारिता बढ़ेगी, यानी C प्रोपोर्शनल A, ठीक है, C प्रोपोर्शनल A। दूसरी बात, प्लेटों के बीच दूरी पर, ठीक है, अगर इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है ये दूरी अगर हम ज़्यादा कर दें, ठीक है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभव में जो अंतर है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर B का मान ज़्यादा होगा तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर इनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या करें? हम घटा दें, न्यूनतम कर दें, ठीक है, कम करें तो विभवांतर क्या आएगा? कम आएगा। और जब विभवांतर का मान कम होगा तो C की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी क्या हो रहा कि इनकी जब दूरी बढ़ा रहे हैं प्लेटों के बीच की दूरी तो धारिता कम हो रही है, और जब दूरी घटा रहे हैं तो धारिता बढ़ रही है, यानी C प्रोपोर्शनल
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके बीच की दूरी, ठीक है, डी प्लेटों के बीच की दूरी है। तीसरी चीज़ जो है, ये दोनों चीज़ बिल्कुल फिगर से आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है प्लेटों के बीच माध्यम पर। अब इन प्लेटों के बीच कौन सा माध्यम है इस पर भी डिपेंड करता है। अगर निर्वात है तो धारिता कुछ कम होगी, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं, परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, तो इनकी धारिता बढ़ जाती है, ठीक है, यानी सी प्रोपोर्शनल के। अब ये कैसे बढ़ता है, इस ये दोनों चीज़ तो आप बिल्कुल देख ही रहे हैं कि किस तरीके से, इसको प्रूफ देने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अब सी कैसे के प्रोपोर्शनल होता है इसको हम अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ अभी अभी प्रूफ करेंगे। चलिए इसका प्रूफ देखिए कि कैसे जो है प्लेटों के बीच माध्यम पर धारिता डिपेंड करती है। मान लेते हैं कोई संधारित्र है, माना संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है, उसके बीच की दूरी क्या है, डी है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। संधारित्र के एक प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू, यानी टोटल अगर हम बात करें तो उस पर कितना आवेश है, क्यू कूलाम का आवेश है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये है प्लेट है, एक पे माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है और दूसरे पर माइनस क्यू है, तो इनके बीच मान लेते हैं निर्वात है, ठीक है। तो निर्वात में इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो निर्वात में यानी E0, कोई माध्यम नहीं होता है तो उसको हम E0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है Q बाई एप्सिलॉन, या इसी को बोलते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, जहाँ पे सिग्मा क्या है, इसकी क्या है, डेंसिटी है। कैसी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इजकल टू होता है Q बाई ए, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं या चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू रख लो तो क्या हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। ये आई प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, तब प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ही होगा। वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में एक संबंध बताया गया था, तो B0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 इंटू डी, E0 इंटू डी। तो V0 इक्वल टू कितना होगा, E0 की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ठीक है। धारिता की परिभाषा से C0 यानी निर्वात में इस संधारित्र की धारिता C0 बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V0, Q V0 की वैल्यू रख लो, Q बाई V0 की वैल्यू Q बटे एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। ये आ गई क्या, C0 निर्वात में उस संधारित्र की धारिता। C0 बराबर क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक। समीकरण नंबर 1 मान लो। अब मान लेते हैं ये जो हमारा संधारित्र है इसके बीच हम क्या करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युतांक माध्यम रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक कितना है, K, ठीक है। परावैद्युतांक किसका कितना है, K है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और उसका मान घट कर कितना आ जाएगा, E बराबर हो जाएगा निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे जितना उसका परावैद्युतांक है, ये इतना घट जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीछे कूलाम के नियम में पढ़ चुके हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ चुके हैं, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक माध्यम रखा जाता है तो नीचे जो है के एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 से घटकर E हो जाती है, और ये कितना हुई, ये हो गई, ठीक है। अब देखो तो E0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू Q, ये आ गई हमारी E। अब E बराबर क्या होता है, V इक्वल टू होता है E इंटू डी, E इंटू डी वैल्यू रख लो, E की वैल्यू Q एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू डी, ठीक है। परंतु धारिता की परिभाषा से C इक्वल टू Q बाई V, अब B की यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो, Q बटे Q बाई एप्सिलॉन नॉट A के इंटू डी, इससे
ये कैंसिल हो गया, ये चीज़ चला गया ऊपर, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। और ये क्या चीज़ है, समीकरण नंबर 1 उठाकर अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ है, C0 बराबर हो गया C0 इंटू के, यानी के गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे थर्ड पॉइंट था कि प्लेटों के बीच माध्यम पर, तो इस तरीके से प्लेटों के बीच माध्यम पर डिपेंड करता है। अगर उसके बीच हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कोई भी डाइलेक्ट्रिक माध्यम रखते हैं तो उसकी धारता जो है उतनी टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समांतर प्लेट संधारित्र, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं ये हमारी कोई दो समांतर प्लेटें हैं, जिस पर एक पे प्लस चार्ज है, दूसरे पर माइनस चार्ज। तो मान लेते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माना प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज। अगर मान लेते हैं टोटल चार्ज क्यू है और प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो ए है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। दूसरी बात, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होगा, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान, अगर मान लेते हैं इसके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक के है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में एक संबंध बताया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के संबंध में क्या है कि B इक्वल टू होता है V इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, B इक्वल टू होता है E इंटू डी, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। ठीक है, ये V की वैल्यू आ गई। और धारिता की परिभाषा से इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू होता है Q बाई V, Q बाई B, B की वैल्यू उठा के रख दो, Q बाई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। सिग्मा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, Q बाई Q एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू डी। इससे ये कैंसिल हो गया, ये चीज़ पलट के क्या हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो आया क्या, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के। ये हो गई क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब यहाँ से वो तीनों चीज़ें आपकी साफ साफ बिल्कुल नज़र आ रही हैं। कौन सी तीनों चीज़, कि C किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, C प्रोपोर्शनल A, C प्रोपोर्शनल K, और दूसरी बात C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D। ठीक है, अगर एप्सिलॉन नॉट हटा दें तो ये तीनों चीज़ें जो हमने बताया कि धारिता को संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और प्लेटों के बीच माध्यम पर। ये तीनों चीज़ देखो यहाँ पर भी प्रूफ हुई है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र में अगर कोई परावैद्युतांक हम T मोटाई का रख दें तो कितना आएगा। ठीक है, हालांकि ये NCERT में नहीं है तो मैं फार्मूला इसको डेराइव नहीं करवा रहा हूँ, बस फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, NCERT में ये है नहीं, बस NCERT में सिर्फ इतना ही है। तो अगर इसके बीच हम कोई T मोटाई का परावैद्युतांक रखते हैं, मान लेते हैं ये हमारी कोई संधारित्र है। ठीक है, इसके बीच में हम क्या करते हैं, ठीक है, अब जैसा मान लीजिए ये हमारा कोई परावैद्युतांक है, इस संधारित्र पे के प्लेटों के बीच क्या किया गया, रख दिया गया। प्लेटों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, d है, और इस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी मोटाई कितनी है, t है। तो इसकी धारिता C कितनी हो जाएगी, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई, नीचे d होता, लेकिन अब
प्लेटों के बीच की अगर टोटल खाली डिस्टेंस की बात करें तो टोटल खाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, d माइनस टी, क्योंकि t मोटाई का तो परावैद्युतांक रखा गया, ठीक है, d माइनस टी, ठीक है। अब नीचे k टाइम्स बढ़ता है, ठीक है, d, ये k यहाँ से नहीं रहेगा, तो t, क्योंकि परावैद्युतांक रखने से क्या होता है, इसकी धारिता क्या होती है, k टाइम्स बढ़ जाती है। तो कितने पे परावैद्युतांक रखा गया, केवल t मोटाई पर, तो प्लस t बाई के, प्लस t बाई के, ठीक है। अब देखो, अब ये फार्मूला सही है या गलत है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे, परावैद्युतांक की चौड़ाई पूरा बढ़ा दो, इसके बीच एकदम पूरा कर दो, ठीक है, यानी t को लगभग क्या कर दो, d के बराबर कर दो, ठीक है, t को d के बराबर कर दो। तब देखो इसमें क्या आता है, t बराबर d के है, तो t की जगह d रख दो, एप्सिलॉन नॉट a बाई d माइनस डी प्लस d बाई के, तो d माइनस डी 0, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट a d बाई के चला गया ऊपर, के एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, फिर वही चीज़ आपका आ गया, ठीक है। तो यानी ये फार्मूला बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो ये है, अगर प्लेटों के बीच टी मोटाई का रखा गया हो तो परावैद्युतांक कितना आएगा, और अगर पूरा कायदे से उसको भर के रखा गया यानी कोई भी स्पेस नहीं बच रहा, तब आपका ये फार्मूला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधारित्रों का समायोजन, ठीक है, संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों का समायोजन, ठीक है। इसमें आपके दो टाइप से पढ़ने हैं। पहला जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, या श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम समायोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा है आपका समांतर क्रम समायोजन, समांतर क्रम समायोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज क्रम, श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है और समांतर क्रम समायोजन क्या होता है, ये आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ते आए हो कि अगर किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो यहाँ पे हम संधारित्र जोड़ रहे हैं, तो संधारित्र के धन सिरे को अगले संधारित्र के ऋण सिरे से, ठीक है, फिर उसके धन सिरे को अगले के ऋण सिरे से, फिर उसके धन सिरे को, तो इस प्रकार से जो हमारा समायोजन बनता है वो श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। और दूसरा जो है समांतर क्रम समायोजन, इसमें क्या है कि सभी प्लेटों यानी जितनी भी संधारित्र हैं सभी की धन प्लेट को एक जगह से और बाकी सबकी ऋण प्लेटों को एक जगह से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार से जो हमारा समायोजन है या कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या कहलाता है, समांतर क्रम समायोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके फार्मूले को किस तरीके से ड्राइव करना है इसके बारे में कल डिस्कस करते हैं।